अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ले जी दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। स्वीडन जाने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं ना, स्टूडेंट लोग हमारे, ठीक है, उन लोगों के लिए बड़ी आसान सी एक चीज़ लेके आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि स्वीडन जो है ना वो फ्री एजुकेशन में आता है, ठीक है। प्रोसेस बड़ा ही आसान है, ठीक है। कोई हवा नहीं है, कोई पहाड़ चढ़ने के बराबर नहीं है, बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। ये तीसरा कंट्री है। पहले दो वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक जर्मनी जाने के लिए, एक ऑस्ट्रिया जाने के लिए। दो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैंने आपको शायद उन वीडियोस में बताया था कि तीन आपको ऐसे कंट्रीज बताऊंगा जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा मुल्क स्वीडन है। अच्छा, स्वीडन में जो लैंग्वेज है ना, वो एक तो पहले तो स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। लेकिन स्वीडन के जो पुरानी जो मदर टंग है वो जर्मन ही है, ठीक है। इसलिए वो जर्मन लैंग्वेज की बेस के ऊपर जो है ना वो आपका एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आइल्स वालों को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब आइल्स वाले भी वो एजुकेशन फ्री है, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताना है जिसमें आपके पैसे कम से कम जा रहे हैं, ठीक है। आइल्स की फीस जो है ना वो तकरीबन 74 से 75 हज़ार हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। अब मैं जो आपको तरीका बताता हूँ जर्मन लैंग्वेज वाला, उसमें आपको लैंग्वेज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं पड़ेंगे। उससे आधे पैसों में, बल्कि आधे से भी कम पैसों में आप लोग लैंग्वेज सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपको लैंग्वेज सीखनी कहाँ से है, ठीक है। पहले दो वीडियो में आपको नहीं बता पाया था, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको गोइथे सेंट्रूम एक इदारा है लाहौर में। कैवलरी का ब्रिज जब आप चढ़ेंगे, आधा ब्रिज आप चढ़ेंगे तो राइट साइड पे आप देखेंगे आपको एक बोर्ड लिखा नज़र आएगा गोइथे सेंट्रूम के नाम से। डॉक्टर आमिर रफ़ीक साहब जो है ना वो उनका इंस्टीट्यूट है वो, और मैंने खुद भी वहीं से की हुई है। तो आपको एक सेंटर वहाँ पे नज़र आएगा। आपने वहाँ से जाके जो वहाँ पे उनके मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ बैचेस जो है ना वो स्टार्ट होते हैं। तो आपने जाके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, और उन्होंने अपने कंसल्टेंट भी बिठाए हुए अंदर जो कि काम करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपको वहीं से पढ़ाते हैं, वहीं पे आपका जो है ना काम भी करते हैं। उधर से ही मैंने भी काम सीखा था, मेरी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई थी। तो वहाँ से आपने जाके जो है ना पता कर लेना लैंग्वेज का, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं उनसे बात करके आपको डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा, ठीक है। आपने लैंग्वेज सीख लेनी है। लैंग्वेज सीखने के बाद बड़े आसान से प्रोसेस है, ठीक है। अगर तो आपने उनके कंसल्टेंट के थ्रू जाना है तो वो पैसे वही पैसे जो है ना वो आपसे वो अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस चार्ज करेंगे। तरीका मैं आपको वैसे ही घर बैठ के बता देता हूँ। आपने अगर अपने कंसल्टेंसी के पैसे बचाने हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है वो कम से कम आपसे लाख सवा लाख जो वो कंसल्टेंसी की मद में आपसे चार्ज करेंगे। मैं आपके वो पैसे बचाने के लिए जो है ना ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज सीखने के बाद आपने करना क्या है, सेम वही प्रोसेस है। आपने एडमिशन अप्लाई करने हैं। एडमिशन कब अप्लाई होते हैं स्वीडन के, एक मार्च अप्रैल में अप्लाई होते हैं, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, ये दो टाइम होता है एक साल में जब वहाँ पर एडमिशन जो है ना वो ओपन होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपने सेम उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ कर लेनी है 8-10। उसके बाद आपने उनके फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है। फॉर्म आपने जर्मन लैंग्वेज बेस में, अगर आपको रूटीन की चीज़ें होती हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी एज, आपकी पिछली जो क्वालिफिकेशन है उनके रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी पासपोर्ट कॉपीज़, ये सब आपने नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लेनी है। नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने वही पैकेट्स बना के, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर लेती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपलोड कर देते हैं उनको ईमेल के ऊपर, वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। स्टैम्प्स आपकी लगी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी जो मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज होती हैं वो IBCC से अटेस्ट होती हैं, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी से, और इंटर के बाद की जो डिग्रीज होती हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद नोटरी की अटेस्टेशन, फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन, ये सारी चाहिए होती हैं आपको, ठीक है। एडमिशन आपने भेज देने हैं, सेम वही तरीका करना है। आपने अपनी वो एक पैकेट से बना के 8-10 यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो फ्री एजुकेशन वाले कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर होता क्या, वहाँ पर आपको उनकी मर्ज़ी से एडमिशन मिलता है। जिस जगह पे जिस डिपार्टमेंट में सीट खाली होगी वो आपको उसी डिपार्टमेंट में आपको जो है ना वो सीट देंगे, ठीक है। फ्री एजुकेशन में इशू ये रहता है। अगर आप पेड एजुकेशन में वहाँ पर जाएंगे तो पेड एजुकेशन में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी के जो कोर्स को, अपनी मर्ज़ी की डिग्री को सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडमिशन आपके चले जाएंगे, और कम से कम जो है ना 2 महीने का टाइम रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो 2 महीने का टाइम इसलिए रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता होता है कि इसने एडमिशन भेजना है, फिर हम अपना रिप्लाई देंगे, फिर इसको एम्बेसी के काम जो है ना वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो टाइम लगता है, तो इसलिए 2 महीने पहले से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है ना वो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा, आपका जब एडमिशन एक्सेप्ट हो जाएगा थ्रू ईमेल, आपको जो है ना वो आपको बताएंगे कि हाँ जी आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया। आपको लेटर ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा, आपको फिजिकली बाय कोरियर भी लेटर आ जाएगा, ठीक है। लेटर आने के बाद क्या, जो वीज़ा का जो है वो प्रोसेस वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने स्वीडन की एम्बेसी में कॉल करनी है, उनसे टाइम लेना है कि मेरा ऐसे ऐसे एडमिशन हुआ है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए जो है ना मुझे वक्त चाहिए, मैं आना चाहता हूँ अपने वीज़े के प्रोसेस के लिए, ठीक है। वो आपको एक दिन बताएंगे, एक टाइम बताएंगे, आपको एक टोकन नंबर इशू करेंगे, आपको वो सारी डिटेल देंगे। वो आपको वहाँ पर जाके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जब आप जाएंगे इस्लामाबाद में, वहाँ पे शटल बस चलती है, आप स्वीडन एम्बेसी में उतर जाएंगे, आपकी सारी जो चीज़ें वहाँ पर वो ले ली जाती हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपने क्या प्रिपेयर करने हैं, आपने अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट ओरिजिनल, ठीक है, फोटोग्राफ्स, ये सारी आपने फ़ाइल बनाकर एडमिशन लेटर फ्रंट पे लगा के फ़ाइल पे, ठीक है, आपने फ़ाइल लेके वहाँ पर चले जाना, ठीक है। अब फाइल लेके जब आप जाएंगे, आपका वो एक सरसरी सा एक नॉर्मल सा एक इंटरव्यू होगा वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में। ऑब्वियसली आपने अगर जर्मन लैंग्वेज में अप्लाई किया तो वो जर्मन लैंग्वेज में ही आपका इंटरव्यू होगा। और 4 5 6 सवाल किए जाते हैं रूटीन के, जो आपका लेवल होता है, जो आपके कोर्स के हिसाब से लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का, उसके अकॉर्डिंगली आपसे सवाल किए जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपने जितने लेवल किए हैं आपको उसी लेवल के हिसाब से वो सवाल करते हैं। एक क्वेश्चनियर भी हमने रेडी किया हुआ, उसमें कोई 101 सवाल है, मतलब उसके बाहर वो पूछ ही नहीं सकता आपसे ना, ठीक है। तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप इस प्रोसेस को अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपसे जो है ना वो वीज़ा की फ़ीस वगैरह ले ली जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था जो जर्मनी के लिए चाहिए, सेम उतनी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो स्वीडन के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं है कोई बनाने के लिए, मार्केट से पैसे दे के वो भी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्री एजुकेशन में होता है आपसे वो स्टेटमेंट नहीं मांगते। स्टेटमेंट और ड्राफ्ट में फ़र्क क्या होता है, स्टेटमेंट में ये होता है कि जी मैं पे करके जा रहा हूँ, जैसे यूके वगैरह में स्टेटमेंट चलती है, उसमें ये होता है कि वो फ्री एजुकेशन में नहीं है, वो आप पे करके जाते हैं पैसे, ठीक है, उनको फीस पे करते हैं सब कुछ। तो उसमें वो स्टेटमेंट जो है ना वो एक प्रूफ होता है कि आपके जो भी गार्डियन है या आपके फादर है वो आपका जो है ना एक्सपेंस वहाँ के अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फ्री एजुकेशन में क्या होता है, जो हमने डिमांड ड्राफ्ट शो करना होता है वो इसलिए शो करना होता है कि ये पैसे हम वहाँ पर साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फ्री एजुकेशन में क्या होता है कि वहाँ पर आपको जॉब करने की भी फैसिलिटी पूरी मिलती है, ठीक है। वीकली आपको 28 घंटे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जो ऑफ डेज़ होते हैं आपके वीकली, उसमें आपको जो है ना फुल डे काम करने का भी टाइम मिलता है। और जब आपके सेमेस्टर के बाद जो छुट्टियां मिलती हैं आपको, वेकेशंस होती हैं, उसमें आपको फुल टाइम जो है ना वो काम करने का जो है ना वो परमिशन होती है, ठीक है। आप काम भी कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ पे आपका। और एम्बेसी में फिर आता हूँ, एम्बेसी में जो प्रोसेस होता है आपका, वहाँ पे आपका पासपोर्ट ओरिजिनल रख लेंगे, बाकी आपकी फ़ाइल आपको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। पासपोर्ट जब आता है आपका कोरियर के थ्रू, कोरियर के पैसे भी आप अंदर ही पे करते हैं, वीज़ा की फ़ीस अंदर पे करते हैं। जब आपको पासपोर्ट घर में मिलता है तो आपको वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपको 90 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है, ठीक है। 90 डेज़ का सिंगल एंट्री क्यों होता है कि वो सिंगल एंट्री इसलिए होता है कि आपने सिर्फ वहाँ पे जाना होता है, वो आपका वीज़ा सिर्फ ट्रैवल करने के लिए होता है। आपका जब वहाँ पे जाके आप अपने कोर्स में एनरोल करते हैं ना, आपको फिर वहाँ से एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आप वहाँ की इमिग्रेशन में जाते हैं और इमिग्रेशन में जाके जो भी आपका कोर्स होता है, अगर 1 साल का या 2 साल का, उस हिसाब से वो आपको वीज़ा जो है ना वहाँ पे स्टैम्प कर देते हैं, स्टिकर कर देते हैं, ठीक है। ये एक ना बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है स्वीडन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये लगे कि हाँ जी को बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं इशू आ गया। कोई इशू नहीं आते, कुछ भी नहीं आता डॉक्यूमेंट्स में। अगर एम्बेसी में जाके कोई इशू आता है ना, वो आपकी वीज़ा रिजेक्शन ही वीज़ा रिजेक्शन होती कब है, रिजेक्शन और एलिगेशन में बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, आप कन्विंस नहीं कर पाते उनको कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये मुझसे रिलेटेड ही हैं। समटाइम वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आई है वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस नहीं कर रही। मतलब ये वो जो है ना रिजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मेरे नहीं ख्याल कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर रिजेक्शन आएगी, ठीक है। रिजेक्शन आती नहीं है इन केस में, मोर देन 90% जो है ना वो सक्सेस केसेस हैं, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्वीडन के, ठीक है। एलिगेशन क्या होता है, अगर वो कन्विंस नहीं हुए आपके किसी डॉक्यूमेंट से कि हाँ आपने ये जो नोटरी का एक स्टैंप लगाया था फॉर एग्जांपल। अच्छा, हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि एलिगेशन किस चीज़ के ऊपर लग सकता है। आपकी कोई स्टैंप जो है वो गलत लगी हुई है, आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है उसको आप किसी जगह से अटैच करवाना भूल गए और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं देख पाई,
ठीक है। वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो बड़े प्रिसाइजली आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि उनका काम होता है, उन्होंने आपको एक वीज़ा जो है ना वो इशू करना होता है, उनके बिहाफ पे होता है, उनकी अप्रूवल्स पे होता है, ठीक है। तो एलिगेशन ये होता है, क्या एलिगेशन ये होता है कि आपकी लैंग्वेज की ना वो प्रोफिशेंसी नहीं है, ठीक है, तो हम फिल वक्त आपको वीज़ा नहीं दे सकते। अच्छा, उसमें एलिगेशन में क्या होता है, उसमें आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, वो आपको एक लेटर देंगे, उस लेटर के ऊपर आपका जो है ना वो एलिगेशन लिखा होगा, रिजेक्शन नहीं होगी। अब ठीक है ना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, रिजेक्शन और है और एतराज़ और होता है, ठीक है। रिजेक्शन क्या होता है कि मैं जो है ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आप नहीं चाहिए, ठीक है, मैं आपसे कन्विंस नहीं हूँ। और एतराज़ क्या होता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है, मेरा ये एतराज़ दूर कीजिए। आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर में भी आपको जो है ना आपका एतराज़ बताया जाएगा, उसके लिए आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं मेरे आगे, या बर्लिन में इनका एक कोर्ट है, इमिग्रेशन कोर्ट, जहाँ पर आप थ्रू ईमेल जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा ये एलिगेशन है, मेरे ऊपर क्यों लगाया गया है। आप उसको दूर करने के लिए आप उनको डिटेल्स बता सकते हैं कि ये डिटेल है उसकी जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ से फिर क्लियरेंस हो जाती है और फिर आपको वीज़ा इशू हो जाता है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो है ना मैसेजेस करते हैं हमें, वो बोलते हैं कि जो काम कंसल्टेंट लोग कर रहे हैं आप भी वही काम ही तो कर रहे हैं वीडियो पे बैठ के, ठीक है। तो मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंसल्टेंट लोग काम कर रहे हैं ना, मैं वो काम नहीं कर रहा। कंसल्टेंट लोग आपसे पैसे झाड़ रहे हैं एक बहुत ही आसान काम के, ठीक है, जो काम आप अपने हाथ से कर सकते हैं। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें और इस प्रोसेस को फॉलो करें। और मैं आपको ये भी ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर, और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर जो है ना वो बताऊंगा, ठीक है। तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो कंसल्टेंट लोग कर रहे हैं, ठीक है। कंसल्टेंट लोग झूठ बोलते हैं आपसे कि आप इतने घंटे वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, आपका जो है ना वीज़ा जो है वो 100% सक्सेस रेट होगा, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। मैं ये काम आपसे नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ क्यों कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वही सारा काम करते हैं, आपकी जो अपनी एफर्ट होती है ना वही सारा काम करती है। कंसल्टेंट कुछ नहीं करता, ठीक है। कंसल्टेंट सिर्फ आपसे मुफ्त के पैसे लेता है, क्योंकि उसको सिर्फ ये पता होता है कि मैंने ये फॉर्म जमा करके एडमिशन कैसे मंगाना है, बस यही काम होता है उसका। इस काम के लिए आप उसको 1 लाख 1.5 लाख पे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ ना, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ चीज़ें। तो मेरे भाई आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, प्रोसेस बहुत ही आसान है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप मुझे किसी भी वक्त जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली जो है ना गाइड करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो में ना काफ़ी चीज़ समझ आ गई होगी स्वीडन को लेके, ठीक है। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर और भी वीडियोस आएंगे, और चीज़ें भी आपको बताऊंगा स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ाज़ के हवाले से, इमिग्रेशन वीज़ाज़ के हवाले से, बिजनेस वीज़ाज़ के हवाले से। वीडियोस को है ना वॉच करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।